तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12 में 50% से ज़्यादा जो सिलेबस कवर करेगा आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये टॉपिक जो है ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस करेगा। मतलब फर्स्ट बुक में तो केवल यही पढ़ना है, सेकेंड बुक में भी फर्स्ट चैप्टर यही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए नाम में ही इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? सिंपली चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। और यहां भी इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। तो देखिए चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो कैसा बिहेव करेगा, और चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो अभी हम लोग को पढ़ना है कि चार्ज रुका हुआ है तो कैसा बिहेव करेगा, और थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगा कि चार्ज अगर मोशन करने लगे तब वो कैसा बिहेव करेगा। तो जैसे कि बचपन से आप लोग करते आ रहे होंगे कि कागज़ को छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए और कंघी को बाल में रगड़े तो कागज़ को उठा लेता है। ठीक है, तो रुका हुआ है तभी तक। अगर वो मोशन करने लगे तो देखिएगा 11 के भी 33 के भी, मतलब हाई पावर का ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो वो आपको भी उठा सकता है, हमको भी उठा सकता है। ठीक है, मतलब चार्ज अगर मोशन करने लगे तो उसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, सोचिए कभी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज क्या है? रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो कागज़ को उठा रहा है, चलने लगेगा तो इंसान को उठाने लगेगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक्स जान लेते हैं बच्चों हम लोग। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करते चलने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक्स बता दें हम। हमारे सराउंडिंग में जितना भी सब्सटेंस है, चाहे वो फैन हो या बोर्ड हो, लाइट हो, मार्कर हो, और भी आपके घर में जितने भी सामान आप देख रहे हैं अगल बगल में, या हमारा शरीर हो, कपड़ा हो, ठीक है, जो भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। और एटम जो होता है वो भी छोटे और ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको कि हम लोग एटम्स जो है वो और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप लोग कभी जानने का कोशिश किए कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटा एटॉमिक पार्टिकल होता है, या इससे भी छोटा कोई एटॉमिक पार्टिकल होता है? जानते हैं? नहीं जानते तो जान जाइए, इससे भी छोटा पार्टिकल होता है जिसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है बच्चों? क्वार्क। और क्वार्क जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक अप क्वार्क में +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, और डाउन क्वार्क में -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका 1/3 होता है डाउन में, और 2/3 होता है अप में। 2/3 होता है अप में। ठीक है, तो प्रोटॉन अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन
तो प्रोटॉन जो है 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस ई, तो देखिए 2 अप क्वार्क लीजिए, 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 3 ही रहेगा, 2e प्लस 2e माइनस 1e, तो 2 2 4 माइनस 1 3, तो माइनस 3 सॉरी प्लस 3 ना, 2 2 4 माइनस 1, तो 3e/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा e मतलब प्लस e। तो प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। तो आज के बाद अगर आप लोग से कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से कोई छोटा पार्टिकल होता है कि नहीं, तो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। अब बच्चों आप लोग क्लास 12th का स्टार्ट किए हैं, तो इतना तो अभी तक आप लोग जानते होंगे कि चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन क्लास 12th में आप जानेंगे कि चार्ज एंड मास बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। चार्ज एंड मास बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। मास मतलब ये खाए वाला मास नहीं ना समझ रहे हैं, पलामू वाला। पलामू में मास का मतलब क्या होता है, मीट होता है, मीट को मास कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज एंड मास बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान तो जानते ही होंगे, और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है आंतरिक गुण। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुण, जैसे हमको भगवान शरीर इंसान वाला दे दिया है, और अगर अंदर से क्वालिटी इंसान वाला नहीं दिया है, कहीं किसी को पकड़ के मारे लग रहे हैं, गाली देने लग रहे हैं, ठीक है, तो ये सब इंसान का हरकत नहीं ना है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि इंसान का ही हरकत है, ठीक है, क्योंकि जानवर थोड़ी गाली देगा, है कि नहीं। तो चार्ज और मास बोथ आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे आलू लीजिएगा तो आलू के अंदर आलूए होना चाहिए, आलू के अंदर सोना थोड़ी नहीं ना निकलेगा जी, समझे ना। आई होप आप लोग को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे चार्ज और मास का कंपैरिजन, चार्ज और मास। तो बच्चों देखिए, चार्ज और मास को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चार्ज जो है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके चलते कि वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करता है, और मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूनिवर्स में मतलब अर्थ पे तो जितना भी चीज़ है सब पे लग ही रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है ना, इसीलिए बिना मास का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, समझ में आया। अब देखिए, चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है, 2 टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन। और मास जो है वो केवल पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे किसी भी आदमी को नहीं बोलिएगा कि 1 किलो, मतलब किसी भी आदमी को आप यही बोलिएगा कि 1 किलो आलू दे दो, -1 किलो आलू नहीं मांगिएगा किसी से, -10 किलो चीनी नहीं मांगिएगा, बोलिएगा 10 किलो चीनी दे दो, तो 10 किलो का मतलब +10। तो मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों केस हो सकता है चार्ज का। उसके बाद देखते हैं
नॉर्मल सा चीज़ है कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल की, आइदर स्मॉल की और कैपिटल क्यू। तो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, छोटा क्यू हो या बड़ा क्यू हो। मास को एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज अगर स्पीड में दौड़ने लगे तो एक गो चार्ज जो है वो 4 गो चार्ज बन जाएगा, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी तो जानते ही होंगे आप लोग, स्पीड ऑफ लाइट। सी स्पीड ऑफ लाइट, वी मतलब स्पीड ऑफ बॉडी, जिस बॉडी का बात करेंगे हम उस बॉडी का स्पीड। ये क्या हो जाएगा, रियल मास, और ये हो जाएगा मास एट रेस्ट। तो देखिए अगर मास वेलोसिटी पे डिपेंडेंट कैसे होता है, अभी तक हम लोग क्लास 11 तक जो चीज़ पढ़ रहे थे वो क्या पढ़े हैं कि स्पीड हमारा 100 किलोमीटर का है, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, या 2000 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मतलब जितना भी स्पीड पढ़े हैं, जैसे 100 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर में चेंज कीजिए, बहुत कम वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब v का वैल्यू अगर कम होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू तो आप लोग को मालूम ही है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, दुनिया में एक चीज आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी चीज का है तो वो है लाइट का स्पीड। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी चीज का है तो वो है लाइट का स्पीड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में ट्रेवल करता है, माने 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड दुनिया में किसी चीज का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ मास बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि इसका वैल्यू 100 और 200 रहेगा, इसका 3 लाख है, तो मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। तो नॉर्मल केस में क्या हो जाता है, m इक्वल टू एम नॉट। नॉर्मल केस में क्या हो जाता है, m इक्वल टू एम नॉट, मतलब मास एट रेस्ट इक्वल टू रियल मास। मतलब अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमको अपना मास जो है वो इंक्रीज होता हुआ नहीं फील होगा कि हमारा, मतलब हम रेस्ट में बैठे हुए हैं और दौड़ने लगे तो हमको ऐसा कभी नहीं फील होता है कि हमारा मास बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू लगभग हो जाता है 0। तो देखिए m इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात करें तो ये सब का स्पीड जो है वो 10 का पावर 6 या 10 का पावर 7 के फॉर्म में आता है, और लाइट का स्पीड क्या होता है, 10 का पावर 8 के फॉर्म में। अगर मीटर में हम देखें तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5 हो जाता है पावर। ठीक है, तो इन लोग का अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका वैल्यू 10 का पावर 7 अगर हो जाए, नीचे 10 का पावर 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका वैल्यू अगर लगभग कम होने लगे, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होने लगे, तो ओवरऑल वैल्यू तो हमारा बढ़ेगा ना। तो मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या बताए थे, चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट।
तो चार्ज एट रेस्ट, मतलब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें चार्ज जो है वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो रेस्ट में रहेगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, क्या करेगा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज मतलब आराम कर रहा है, समझे? तो चार्ज आराम कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसा होगा, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस भी करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो कि प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी कराता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज। समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से अच्छे से बता देंगे। तो चार्ज जो है दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बच्चों, उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन के कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन। और सेकेंड क्या होगा? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होगा। और दूसरा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा। तो अब जो भी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है ना। तो न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो वो मूव करेगा? नहीं करेगा। मूव जब भी करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ही करेगा। तो हम जो भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे बच्चों। अब इसका एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, जिसको सी से डिनोट करते हैं हम लोग। कहाँ से डिनोट करते हैं? सी से। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। जो तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल और अपोजिट मतलब एक चार्ज बॉडी है, दूसरा न्यूट्रल है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस रहेगा तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। माइनस प्लस रहेगा तो भी क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा। मतलब न्यूट्रल, एक पे चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है तो भी इसको खींच लेगा। समझ में आ रहा? और अपोजिट है तब तो अट्रैक्शन होना ही होना है। दुनिया में बहुत सारा एग्जाम्पल है, उठा के देख लीजिए। और अगर अपोजिट में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। समझे बच्चों? यहाँ पे एक बात बताइए, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल अपोजिट चार्ज बॉडी। तो मान लीजिए कि ये तो चार्ज बॉडी है तो इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम समझ पाएंगे कि दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं है? नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है? रिपल्सन। मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, सटने अगर नहीं दे रहे हैं, मतलब दोनों पे चार्ज है। अगर सटा लिया तो जरूरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज है, किसी एक पे भी चार्ज रहेगा तो भी अगला को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को धक्का कब देगा? जब दोनों पे सेम चार्ज हो। मतलब रिपेल अगर कर रहा है
या दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है मतलब एकदम 100% गारंटी है कि दोनों बॉडी चार्ज है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज बॉडी हो, एक चार्ज हो दूसरा न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया इतना? तो तीसरा पॉइंट क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इंटीग्रल क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि मतलब Q इक्वल टू एन ई, वेयर n इक्वल टू इंटीजर यानी 1 2 3 4 जितना मन है, और E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज हम जब भी ट्रांसफर करेंगे बच्चों, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो पहले भी बता चुके हैं फिर बता दे रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर होगा मतलब क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। मतलब हम रगड़ रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो चार्ज जा रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कहते हैं। तो जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट नंबर के फॉर्म में, मतलब 2.5 गो, 3.5 गो, 11.25 गो, मतलब इस तरह का इलेक्ट्रॉन, जैसे 3/4, 7/9, 11.45, ऐसा इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। जब भी ट्रांसफर होगा तो 12, 14, 19, मतलब जिस फॉर्म में हो वो होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में और डेसिमल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। और ये चार्ज जो बताया ना बच्चों हमने आपको कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यही सबसे छोटा चार्ज होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये तो जानते ही होंगे, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। For an isolated system, for an isolated system, total charge remains constant. For an isolated system, total charge remains constant. मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड होने केकरो से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, वो अपने दुनिया में रहेगा जहाँ भी रहेगा। तो इसमें मान लीजिए +5 कूलम चार्ज है, यहाँ मान लीजिए -16 कूलम चार्ज है, यहाँ मान लीजिए +3 कूलम चार्ज है, और यहाँ मान लीजिए +7 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब इस बॉक्स को हम क्या किए? हिला दिए। क्या किए? हिला दिए। हिलाए तो देखिए चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ 7 कूलम चार्ज हो गया, 7 कूलम हो गया यहाँ, यहाँ मान लीजिए +9 कूलम हो गया, और यहाँ
3 कूलम चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपसे पूछ दिया तो क्या होगा, +5 कूलम +3 कूलम +7 कूलम -16 कूलम इक्वल टू +7 कूलम +9 कूलम +3 कूलम प्लस Q बराबर होगा दोनों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हम ले लिए, इसमें टोटल चार्ज जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें भी तो होगा ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8 7 15 15 कूलम -16 कूलम, इधर वाले को उधर भेज दीजिए, 9 3 12 12 + 7 -19 कूलम। 9 3 12 7 19, तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 - 16 तो -1 -20 कूलम। तो यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा, -20 कूलम। अब देखिए इसको 5 3 8 7 15 -1 9 7 16 3 19 -1, दोनों में इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। इसको ये बस ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर उसमें ज़्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज है, तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास कम होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर सेम जैसे +5 कूलम यहाँ भी चार्ज है और यहाँ -5 कूलम चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर दोनों के मास को हम कंपैरिजन करेंगे तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, मतलब जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम होगा, दोनों में बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज होने के बावजूद इसका मास जो है वो इससे ज़्यादा होगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू निगेटिवली चार्ज बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जानते होंगे चार्ज इज ए, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर इसका हम डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो I इक्वल टू Q/T होता है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, Q इक्वल टू IT। तो I का मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला हम पूछें तो देखिए A का पावर 1, T का पावर 1, और नियम क्या कहता है डायमेंशनल फार्मूला लिखने का कि m0 l0 mlt के फॉर्म में तो होना ही चाहिए, mlt के फॉर्म में तो कोई भी क्वांटिटी होना ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ करंट है तो एम्पियर आ गया, समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी कुछ पढ़ के रखिए और अगर डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिए।